ओके बच्चों, तो सभी बच्चे न्यू पेज पर लिखेंगे टॉपिक का नाम डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टॉपिक का नाम है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मैथ्स में ना बेटे अलग से रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है, राइट? कोई बात मैथ्स का अलग से रजिस्टर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस बच्चों, तो सबसे पहले एक डायलॉग लिख लो मेरा, और जो मेरा डायलॉग होता है बच्चों वो कि बॉलीवुड के डायलॉग से कम नहीं होता। बढ़िया बढ़िया डायलॉग बनाए हुए मैंने, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में। हाँ, अब सुनो बच्चों, इधर सबसे पहले मेरा डायलॉग लिखो इस टॉपिक को समझने के लिए। इफ डिनोमिनेटर, सबके मोबाइल बंद होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 or 5 और बोथ, यस मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ 2 or 5 और बोथ नो अदर फैक्टर्स, इसको हाईलाइट कर लेना, नो अदर फैक्टर्स, then it is terminating, yes बच्चों, इसको बॉक्स में डालो, इस डायलॉग को हाईलाइट कर लो, इसको then it is terminating, only then it is terminating। ये सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टॉपिक का नाम है बच्चों। क्लियर? तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये बताओ मुझे 29 अपॉन में 25, बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? यस और नो कैसे पता चलेगा? आप मेरा डायलॉग देखो, डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 आना चाहिए, उसके फैक्टर्स बनाओ, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप इसके फैक्टर्स बनाओ। यस, तो इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 29 और अपॉन में 5 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो आप लिखोगे यस इट इज टर्मिनेटिंग, yes it is terminating decimal expansion, yes it is terminating decimal expansion। आप ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि 25 के फैक्टर्स में 5 आ चुका है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अच्छा, अब तुम इसको और समझना चाहते हो, आंसर आ चुके हैं यस और नो में, बताओ एक्चुअल में होता क्या है। रियलिटी में बच्चों हम क्यों बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्यों बोलते हैं वो आप बोर्ड पर देखना आप सभी। मान लो 29 अपॉन 5 स्क्वायर है, मैंने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? जहां 5 स्क्वायर है ना तो आप 2 स्क्वायर से करोगे, अगर यहाँ 5 क्यूब होगा ना तो आप 2 क्यूब से करोगे। ऐसा क्यों? देखना बच्चों, आप 29 ऊपर 4 बन गया, 2 स्क्वायर 4 और नीचे 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 होल स्क्वायर। ये पावर सेम रखनी जरूरी है, पावर सेम होंगी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 5 टू जा कितना होता है बच्चों? 10, ऊपर कितना आ गया? 116 और नीचे कितना हो गया बच्चों? 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100, तो अभी कितना आ गया? 1.16। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट का मतलब है स्टॉप होगी, राइट? नॉन टर्म, ये अब देखो टर्मिनेटिंग, इसको मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनेट, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, यानी डेसिमल स्टॉप हो गया, इसको ये बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग पता है कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होता है? 1.6666 एंड सो ऑन, ठीक है ना, या 1.623623 एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होती,
कभी खत्म नहीं होते। जैसे आप 20 को 7 से डिवाइड करना बच्चों, कितना होगा ये, राइट, ये आ जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फिर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऐसे करते जाओगे आप, फिर नीचे 5 आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा ना, ये खत्म ही नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, डेसिमल एक्सपेंशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स पे स्टॉप लग गया ना, चाहे 2 डिजिट्स के बाद स्टॉप लगे, चाहे 3 डिजिट के बाद स्टॉप लगे, स्टॉप तो लग गया ना, राइट। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो ये जल्दी से सारा नोट कर लो, कि मुझे नेक्स्ट करवाना है बच्चों, ये सारी कहानी नोट कर लो आप। नेक्स्ट बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, और आप सभी बच्चे उनका मुझे आंसर दें, ठीक है। तो मैं बाद में एक ही बात पूछ लूंगा, 23/8 आपको मुझे बताना होगा। पहले आप सभी लिख लो 120/5/441, अब आप लिख लो 35/50, और आप लिख लो 77/210, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपने मुझे बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इन सभी के बारे में आपने मुझे बताना है। तो जल्दी से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस लिख लो बच्चों। यस, अब सबसे पहले 23/8 है बच्चों, तो इसको आप देखो, आप पहले तो मुझे 23/8 का बताओ, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, राइट। इस बात से को लगता है क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। मैं मुझे खाली इस बात से मतलब, ओके, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 23/8 को लिखोगे आप 2 क्यों, बस आपने ये बताना है मुझे, 2 क्यों लिख दिया। और मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला बच्चों, कि नीचे या तो 2 आना चाहिए, या नीचे 5 आना चाहिए, या दोनों आने चाहिए, और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। देखो मैंने लिखवाया है, नो अदर फैक्टर्स, कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, लिखवाया ना मैंने, ठीक है ना, राइट। तो अब बच्चों सबसे पहले वाले का आंसर आप क्या लिखोगे, कि यस इट इज टर्मिनेटिंग। तो लिखो यस इट इज टर्मिनेटिंग, यस इट इज टर्मिनेटिंग, आप ऐसे लिखोगे आप। अब 125/441, अब 441 के आप फैक्टर्स बनाओगे तो कितने बनते हैं, कोई बन रहा है फैक्टर्स। तो देखो इसमें 2 तो आएगा नहीं ना, तो इसमें 2 आएगा ना, ये 5 आएगा, है ना। क्या आएगा बच्चों, 3 into 3 square 7 square, तो इसमें 2 और 5 नहीं है ना, राइट। तो आप लिखोगे नो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर बच्चों। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप। अब रिपीटिंग का कैसे पता चलेगा, तो बिना डिवाइड किए तो पता चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग लिखो आप, है ना। अगर हाँ, रिपीटिंग कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता सर, नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एक बार करना बेटे, कैलकुलेटर से डिवाइड करना, 125 को 0.283 बोल ना क्या, मैं वही तो देखना चाहता हूँ। 44667 मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन एक एंड तक आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। फिर उसके बाद दोबारा यही नंबर आ रहा है, नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर बच्चों। अब आप यहाँ पर आ जाओ 35/50, 35/50 बच्चों, 50 को कैसे लिखोगे, 5 स्क्वायर इंटू 2, तो दोनों में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या दोनों आ सकते हैं, पर कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप पहले वाला आंसर लिखोगे, यस इट इज टर्मिनेटिंग, यस इट इज टर्मिनेटिंग, तो आप ऐसे आंसर लिखोगे, यस इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 77/441
210 है, तो इसको आपने क्या लिखा है? 2537 2 into 5 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7। अब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट डाउन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर बच्चों? तो जल्दी से नोट कर लो सभी के आंसर्स, फिर हम आगे चलते हैं। कर ली? एक स्टोरी बच्चों सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी। रैशनल नंबर के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, रैशनल और इरेशनल। एक बात बताओ, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे √2, √3, है ना, ये सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल होते हैं। क्लियर? और बाकी सभी नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। भाई √2, √3, √5 को छोड़कर सभी क्या होते हैं? रैशनल। क्लियर? एक बात बताओ, दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा? इरेशनल होगा या रैशनल होगा? रैशनल या इरेशनल? सोच समझ के आंसर दो। हैं? यस, ये बातें लिख लो बच्चों आप। सम ऑफ टू irrational number, sum of two irrational number is a rational number, is a rational number। ठीक है? सॉरी, sum of two irrational number is irrational number। sum of two irrational number is irrational number। क्लियर बच्चों? ऐसी बच्चों difference of two irrational number is irrational number। ये बातें आप लिख लो, इसको हाईलाइट कर लेना बच्चों, इसको बॉक्स में डाल लो सभी बच्चे। ये सोचो, sum of two irrational number is irrational number। अच्छा, sum of one rational plus one irrational number, sum or difference of one rational number plus one irrational number। बताओ आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू इरेशनल। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, ये सारी बातें नोट कर ली, ये सारी बातें नोट कर लो कि एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो उनका बच्चों जो सम या डिफरेंस होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो इसको आप कैसे याद करोगे? फॉर एग्जाम्पल बताओ, √2 प्लस √5 रैशनल है या इरेशनल? √2 - 5 इरेशनल नंबर। ठीक है ना? ऐसे इरेशनल नंबर। अच्छा, 2 प्लस √5 ये बताओ, ये भी इरेशनल। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकता हूँ मैं। तो याद रखना, अगर दोनों इरेशनल हैं तो भी उनका प्लस माइनस इरेशनल होगा। अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तब भी उसका आंसर इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये सारी बातें आप नोट कर लो। ये सब लिख लो आप, जो जो मैंने बोले। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है। ट्रिपल टी बेटी मैं उस क्वेश्चंस पे लगाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिपल टी कोडवर्ड है मेरा, ठीक है ना? तो ट्रिपल टी कोडवर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब लिखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना होगा कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। मुझे इस बात को प्रूव करना है। Prove that √2 is an irrational number। मुझे इस बात को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा मैं? उसके लिए पहले एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। ये सोचो, लेट, पहले समझ लो, बाद में नोट करना। लेट 2, या यहां पर मैं a लिख देता हूं, लेट p लिख देता हूं, p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब है P
डिवाइड्स ए स्क्वायर। फिर p कोई नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, p उसको भी डिवाइड करेगा। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो p जो है ना बच्चों इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो याद रखना, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ गए? क्लियर? अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। इस थ्योरम को आप कैसे अप्लाई करोगे? हमें ये प्रूव करना था कि √2 जो है ना बच्चों वो इरेशनल नंबर है। ये प्रूव करने हम एक काम करते हैं, को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स में 1 आता है, जिनके फैक्टर्स में 1 आता है, राइट? ओनली 1, जिनके फैक्टर्स बनते ही नहीं समझ। जैसे 5/7, बताओ 5/7 क्या होगा? को प्राइम। 5 और 7 क्या होगा? को प्राइम नंबर। भाई 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 into 1, और के फैक्टर बनेंगे नहीं। 7 के फैक्टर्स क्या होंगे? 7 into 1, और के बनेंगे ही नहीं। तो 5/7, अगर मैं 5/7 नंबर लूं तो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है ना? एग्री करते हो? राइट? अच्छा 5/10 क्या को प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में 5 भी आ गया, कॉमन नंबर आ गया ना 5, राइट? तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि लेट √2 इज इक्वल टू a/b where a and b are co-prime number, where a and b are co-prime number। अगर आपको co-prime number की डेफिनेशन नहीं पता तो एक बार फिर लिख लो रजिस्टर पर कि co-prime number में 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता। को-प्राइम नंबर में फैक्टर केवल इटसेल्फ वो नंबर होता है और 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 7, 3, 11, ये सारे क्या हैं? को-प्राइम नंबर हैं। ये सारी बातें लिख लो आप रजिस्टर के टॉप पर, लिख लो, लिख लेना अच्छा रहता है। छोटी छोटी बातें लिख लिया करो, जो बोल रहा हूं ना छोटी छोटी बातें लिख लो। ये सारे को-प्राइम नंबर, तो हमने लेट कर लिया। जो √2 है ना बच्चों वो a/b है और वो को-प्राइम नंबर है और ये रैशनल नंबर है। को-प्राइम नंबर है, लेट √2 इक्वल टू a/b रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि रैशनल नंबर है। लेट हम क्या करेंगे पता है? हम √2 को a/b बोल रहे हैं, हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं, को-प्राइम नंबर बोल रहे हैं। हम अपनी बात को गलत प्रूव कर देंगे, हम अपनी बात को गलत प्रूव कर देंगे स्टेप से। ठीक है? कैसे वो आपने देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर, यहां तक समझ आ गया? अब आप क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले आप समझ लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, a²/b²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2b² इज इक्वल टू a²। अब मैं देखना बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि b² इक्वल टू a²/2? बोलो, b² इक्वल टू a²/2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि a² जो है 2 से डिविजिबल है। देखो ना सामने b² आ रहा है, a² को, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं a² को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो सामने b² आ रहा है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि a² को 2 डिवाइड करते हैं। अब आप यहां पर आ जाओ, अगर p a² को डिवाइड करता है तो p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करते हैं। अगर 2 a² को डिवाइड करता है इसका मतलब है 2a को भी डिवाइड करता है यूजिंग थ्योरम। ये थ्योरम है बच्चों, यस, मैंने अपने आप नहीं बनाई, ये थ्योरम है। ठीक है? ये प्रूफ नहीं है पर ये थ्योरम है। अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखना बच्चों। अगर 4 36 को डिवाइड करता है तो नीचे क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या मैं इस 36 को ऐसे लिख सकता हूं? 4 into 9 लिख सकता हूं। अगर बच्चों 2a को डिवाइड करता है
अगर 2 a को डिवाइड करता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाहर a अंदर और नीचे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं 2 a को डिवाइड करता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो मैंने उसको c बोल दिया। क्या बोल दिया? कुछ ना। भाई देखो ना, इसको देखो आप इसको देखो, इसको देखो आप। क्लियर? अगर 36 4 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ तो आया ना क्वेश्चन। यहां तुम कह रहे हो कि a 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने उसको c बोल दिया। अब जैसे मैंने 36 को लिखा है 4 into 9, क्या मैं a को नहीं लिख सकता 2 into c? लिख सकता हूं। इसका मतलब है a is equal to 2c, a is equal to 2 into c। जैसे 36 4 into 9 हुआ, ऐसे a जो है वो 2 into c की इक्वल है। एनी ऑब्जेक्शन? अब बच्चों यहां तक समझ आ गया। अब आप क्या करो, यहां पर कर दो स्क्वायरिंग। पहले समझ लो स्क्वायरिंग स्टेप्स है। स्क्वायरिंग कर दो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से a स्क्वायर की वैल्यू आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाले, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, फ्रॉम 1 and 2 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। देखो a स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, राइट। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2c स्क्वायर। बोलो 2 से 2 कटिंग होगी, 4 है ना, यहाँ 2 है तो 2 कट गया इसके साथ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूँ, यस। इसका मतलब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, फिर वही स्टोरी मैंने कहा था a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, बोला था ना यहाँ से। तो ये स्टेप्स किए थे ना मैंने। अब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना भाई, तभी तो सामने c स्क्वायर आ रहा है। एग्री? अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बच्चों एक काम ध्यान से सुनना, अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ implies 2 divides b स्क्वायर, implies 2 divides b स्क्वायर। और थ्योरम क्या कहती है कि implies 2 divides b। अब हम यहां पर देखो, इसका मतलब ये इसको नंबर 3 कर देता हूं और इसको नंबर 4 कर देता हूं, राइट। ध्यान से देखो 3 में मैं क्या बोल रहा हूं कि 2a को डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2a को डिवाइड करता है तो 2a का फैक्टर हुआ भाई। अगर तुम ये बोलते हो 36 को सर 4 से डिविजिबल है तो 36 का फैक्टर 4 हुआ ना। अगर तुम ये कह रहे हो कि a 2 से डिविजिबल है तो a का फैक्टर 2 हुआ ना। ऐसे तुम यहां बोल रहे हो कि b 2 से डिविजिबल है तो b का फैक्टर 2 हुआ ना, राइट। तो फ्रॉम 3 and 4 हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि a and b has common factor 2। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। a के फैक्टर में भी 2 आ रहे हैं, b के फैक्टर में भी 2 आ रहे हैं, राइट। बट हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b को प्राइम नंबर है, यानी a और b के फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई और नहीं आ सकता, राइट। हमने यहां पर क्या अज्यूम किया है, a एंड b को प्राइम नंबर है, पर यहां तो 2 भी आ रहे हैं, 2 फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने सपोज किया था, जो हमने माना था वो गलत है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर स्टेटमेंट, राइट। तो आप हम क्या लिखेंगे, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, our assumption, right? Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong का मतलब है a by b रैशनल नंबर नहीं है, right? Our assumption is wrong. Hence root 2 is an irrational number. Hence
√2 इज एन इरेशनल नंबर। पहले बताओ यहां तक समझ आया? इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स याद करने हैं, तो एक एक स्टेप को समझकर याद करना है। यस बच्चों, अब आप सभी बोर्ड पर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 प्लस √5। अब these तो ध्यान से समझिए, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने पहले लिए वही स्टेप्स दोबारा होंगे सारे के सारे। प्रूव दैट 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। एग्जैक्टली आपको सेम स्टेप्स करने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो 2 तो रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है, ये तो हमें पता है। अगर हम √5 को इरेशनल प्रूव कर दें तो बाद में लिख देंगे कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। वी नो दैट, हेंस प्रूव। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर हो गया सभी को? राइट। तो अब सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, इसके सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा? लिखो लेट √5 इज इक्वल टू a/b रैशनल नंबर। लेट कर लो और को प्राइम नंबर ये भी लिख लो बच्चों, को प्राइम नंबर। हमने लेट कर लिया कि √5 जो है वो a/b है, और a/b क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, और वो को प्राइम नंबर होता है। हमने लेट कर लिया। ओके, राइट। अब मैं क्या करूंगा? सेम स्टेप्स। कैसे करूंगा बच्चों सेम स्टेप्स? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यही क्या था ना बच्चों? 5 इज इक्वल टू a² / b²। मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। 5 इज इक्वल टू a² / b²। अभी दूसरा था, दोबारा से दे दो, गायब भी हो गया। हाँ बच्चों, √5 इज इक्वल टू a/b, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 इज इक्वल टू a² / b²। तो सेम स्टेप्स लगाओ। कैसे करोगे बच्चों? बोलो 5b² इज इक्वल टू a²। अब फिर वही बच्चों b² इज इक्वल टू a² / 5। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बताओ इसके बाद हमने क्या किया था? इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स a²। इम्प्लाइज थ्योरम बच्चों 5 डिवाइड्स a। और याद करो मैंने बताया था आपको कि अगर 5 a को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने उसको c बोल दिया, राइट। तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5c। अब ये ऐसे आपने खुद को समझाने के लिए, टीचर को कोई मतलब नहीं है, या खुद को समझाने के लिए आप इसको लिखो, खुद को समझाने के लिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 5c। क्लियर? अब आप फिर क्या करोगे? अगेन बच्चों आप यहां पर स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग, तो a इज इक्वल टू 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a² इज इक्वल टू 25c²। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या किया था मैंने? बताओ। 25a² / 25 बेटे, a² / 20। स्टेप्स तुम्हें तो याद करने हैं। a² पहले क्या आया था? यहाँ मैंने गलत नहीं ले लिया, √5 था ना, तो 5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5c। ये भी सही। अच्छा, पहले हमारा क्या आया था? जब हमारे पास a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया था? 2c। अच्छा, फिर हमने क्या किया था? सेम स्टेप्स आ रहे हैं ना। अगर a² 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 25 डिवाइड्स a² इम्प्लाइज 25 डिवाइड्स e। ये मैंने दोबारा a क्यों ले लिया? दोनों आ गए ना, सही। मैंने यहाँ गलती कर दी, मुझे a की वैल्यू पुट करनी थी। स्टेप्स बच्चों याद करने पड़ेंगे ना। a² की वैल्यू याद करो, a² की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी थी, वो स्टेप हम भूल गए ना। a² की वैल्यू पुट करी थी हमने
तो 5b², ये था स्टेप 5b², b² आना चाहिए था नहीं यहाँ पर, वो तो a² वापस पहुंच गए थे, स्क्वायरिंग किया, a² की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, राइट, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इसको आप a² की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 5b² 25c² हो गया। अब आप लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे, 5b², 5 से ये कटिंग कर दो, यहाँ पर 5 आ गया, तो b² इज इक्वल टू 5c² implies b² by 5 इज इक्वल टू c²। इसका मतलब है क्या हुआ कि b² 5 से डिविजिबल है, तो implies 5 divides b² implies 5 divides b by 5, b को भी डिवाइड करते हैं, क्लियर। फिर वही स्टोरी बच्चों जो यहाँ पर बताई थी कि अगर 5b को डिवाइड करते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ तो आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना बच्चों। 5b को डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, b = 5c, तो b = 5c। इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कॉमन फैक्टर 5 जो है कॉमन फैक्टर है। तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बोल दो कि इसको 2 बोलो, इसको नहीं, इसको 2 मत बोलो, इस लाइन को 2 बोलो, अब इसको 3 बोल दो। तो फ्रॉम 2 and 3 4, फ्रॉम 2 and 4, तो यहाँ पर मैं 3 ले चुका हूँ। 2 और 4 से कंक्लूजन क्या निकला कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड करता है और 5 b को भी डिवाइड करते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। तो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 5 is common factor, 5 is common factor of a and b, 5 is common factor of a and b, yes, 5 is common factor of a and b, from 2 and 4 5 is common factor of a and b, क्लियर हो गया यहाँ पर, राइट। which is contradictory to our supposition, तो आप यहाँ लिखोगे which is contradictory to our assumption, which is contradictory to our assumption, जो हमने assume किया है, हमने assume किया था ना, हमने let किया था ना, राइट, हमने let किया था कि रैशनल नंबर है, तो which is contradictory to our assumption, क्योंकि इसके तो फैक्टर्स बन रहे हैं। यहाँ हमने क्या लिखा था कि a और b के फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो प्राइम नंबर है, पर यहाँ हम लिख रहे हैं कि फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर 5 है, तो गलत हो गया ना, तो हमने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो which is contradictory to our assumption। मेरी बात समझ गए, तो अब आप लिखो hence, अब क्या, therefore √5 is an irrational number, √5 is an irrational number, ऐसे लिखो, √5 is an irrational number, राइट। अब लास्ट में क्या लिखोगे कि, अब लास्ट में लिखोगे we know that, yes we know that, क्या लिखोगे, sum of rational and irrational number is always irrational, ठीक है। तो we know that sum of rational and irrational is always irrational, right? Hence समझ आ गया मेरी बात, क्लियर होगी। एक तो ये तरीका हो गया इसको समझाने का, राइट। एक शॉर्टकट तरीका भी है मेरे पास, तो उसको हम, मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका यही बेस्ट है। आप ज्यादा मेथड में जाएंगे हम तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप जो रूट वाले होते हैं ना, रूट वाले, उनको आप इरेशनल प्रूव करते हो, राइट, और बाद में लास्ट में लिख दो hence we know that sum of rational and irrational is always irrational। मान लो 2 आ जाए, मान लो √2 + √5 लिखा हो, बेटे बोलना नहीं, लिखो, वीडियो रिकॉर्ड हो। मान लो यहाँ लिखा हो √2 + √5, बेटे नहीं बोल सकते,
नहीं हो एक सकता। प्रूफ कर देते हैं। मान लो ये लिखा हो √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको दोनों करने पड़ेगा। √2 इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, √5 भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे लास्ट में वी नो दैट सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल। उसने मान लो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा कि √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आप क्या करोगे? दोनों को ले लो। हाथ है प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है इस बात को। तो ये नहीं बोलेगा पता तो है तुझे टीचर, ऐसे प्रूव कर √2 + √5। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो √2 को तो अलग से करके दिखाएगा, √5 को अलग से करके दिखाएगा, फिर तुम लिखोगे वी नो दैट कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। ऐसे ये तो एक लाइन में खत्म कर दे। यस लिखना। यस यू नो एंड वी नो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सर हाँ